अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट की वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था मोमेंटम का और इम्पल्स का, और इस वीडियो में हम उसी मोमेंटम या जो कि हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम, उसका हम लॉ डिस्क्राइब करेंगे और उसकी छोटी सी डेरिवेशन है वो भी करेंगे। और उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखें ये लॉ क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, के एक आइसोलेटेड सिस्टम में। अब सवाल ये पैदा होता है आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऐसा सिस्टम जहाँ पे नेट फोर्स जो है वो जीरो के बराबर हो, वो एब्सेंट हो। ठीक है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन कंजर्व्ड। क्या मतलब, ऐसा सिस्टम जहाँ पे टोटल फोर्स जो है जीरो हो, उस सिस्टम के अंदर दो बॉडीज के टकराने से पहले का मोमेंटम बराबर होगा उन्हीं दोनों बॉडीज के टकराने के बाद के मोमेंटम। उसको हम कहते हैं कि मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व हो गया। मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंड दैट इज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल देखते हैं कि दो बॉडीज हैं यहाँ पे और दोनों के मास हैं, एक का नाम दिया m1, एक का नाम दिया m2। ठीक है, और दोनों सीधे हाथ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन राइट पे। अच्छा, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहे हैं उस वेलोसिटी को हमने नाम दिया u1, और ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको हमने नाम दिया u2। ठीक है, ये u1 u2 क्यों कहा है, क्योंकि इनको हम इनिशियल वेलोसिटीज कंसिडर कर रहे हैं। अब होगा क्या, बल्कि पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इस बॉडी जो मूव कर रही है इसका भी मोमेंटम होगा, इसका भी मोमेंटम होगा। अब मोमेंटम का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। इसका मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मोमेंटम और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें। इस बॉडी का मोमेंटम बनेगा m1 u1 और दूसरी बॉडी का मोमेंटम बनेगा हमारे पास m2 u2, याद रखिएगा। ठीक है, ये दूसरी बॉडी का मोमेंटम है, ये पहली बॉडी का मोमेंटम है टकराने से, कोलिजन से पहले। अब हुआ क्या, इसकी स्पीड तेज थी, इसकी स्पीड स्लो थी। थोड़ी देर बाद ये प्रोसेस हुआ, ये इवेंट हुआ कि ये बॉडी जो है इससे टकरा गई। ये हमने शो किया हुआ है कि m1 जो है m2 पे टकरा गई। तो इसका मतलब एक और चीज़ ध्यान में आई आपके कि जब भी एक चीज़ दूसरी चीज़ पे टकराती है तो न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। थर्ड लॉ क्या था कि हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। इसने इस बॉडी पे फोर्स लगाई होगी जिसको हम कहते हैं एक्शन फोर्स, और रिटर्न में इसने इस बॉडी पे भी फोर्स लगाई होगी जिसको हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ भी अप्लाई होगा, अभी हम करेंगे। अब टकराने के बाद क्या हुआ, ये बॉडी जो है मूव करती रही आगे, ये भी बॉडी मूव करती रही। लेकिन फर्क किस चीज का हुआ स्टूडेंट्स, फर्क ये हुआ कि जो वेलोसिटी इसकी थी पहले, वो वेलोसिटी इसकी हो गई, और जो वेलोसिटी इसकी थी पहले, वो वेलोसिटी किसकी हो गई, इसकी हो गई। मास तो देखें चेंज नहीं हुए, मास तो वैसे कांस्टेंट है। चेंज क्या हुई है, इंटरचेंज क्या, सिर्फ वेलोसिटी चेंज हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे इनिशियल थी यहाँ पे आके क्या बन गई, फाइनल बन गई। मतलब m1 की जो वेलोसिटी थी अब वो किसकी हो गई, m2 की हो गई। m2 की जो वेलोसिटी थी वो किसकी हो गई, m1 की हो गई। इतना ऐसा काम हुआ। अब देखें न्यूटन का सेकंड लॉ, थर्ड लॉ स्टूडेंट्स क्या है कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, ठीक है, पहली बॉडी को हम नाम दे देते हैं पहली बॉडी 1, और दूसरी बॉडी को नाम दे देते हैं F2, दूसरी बॉडी। तो इसको हम लिखेंगे फोर्स पहली बॉडी लगा रही है किस पे, दूसरी बॉडी पे, और यहाँ मैं लिख देता हूँ फोर्स दूसरी बॉडी लगा रही है किस पे, पहली बॉडी पे लगा रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैंने अभी आपको इनिशियल मोमेंटम बताए थे इन दोनों बॉडीज के कि m1 u1 m2 u2 आर देयर इनिशियल मोमेंटम, और टकराने के बाद जो मोमेंटम होंगे, मोमेंटम कैसे निकालते हैं, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा m1 v1, ये पहला मोमेंटम, और दूसरा मोमेंटम m2 v2, ये दोनों मोमेंटम आ गए टकराने के बाद के। तो स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर हमारे पास कितने मोमेंटम्स आ गए, 4 मोमेंटम। ये इनिशियल, ये भी इनिशियल दोनों बॉडीज का, ये फाइनल दोनों बॉडीज का मोमेंटम आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब आपने लास्ट वीडियो में हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि फोर्स जो है वो मोमेंटम को चेंज करता है। ठीक है, ये देखें लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अब इसने जब इस बॉडी पे फोर्स लगाई होगी, ठीक है, फर्स्ट करें इसको हम नाम दे देते हैं ए बॉडी, इसको नाम दे देते हैं बी बॉडी, या 1 2 लिख लें। ठीक है, तो होगा क्या, इस बॉडी ने, बी बॉडी ने भी रिएक्शन फोर्स लगाई होगी। अब ए बॉडी ने बी बॉडी का क्या चेंज किया, मोमेंटम चेंज किया होगा, और रिएक्शन में बी बॉडी ने भी ए का मोमेंटम चेंज किया होगा।
अगर हम कंसिडर करें बॉडी बी को, तो यहाँ लिखेंगे कंसिडर बॉडी 2 लिख लें या बी लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट के लेक्चर में। तो डेल्टा पी स्टैंड फॉर चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा जी, यहाँ किस बॉडी की बात हो रही है? बॉडी 2 की बात हो रही है। तो बॉडी 2 का फाइनल मोमेंटम कहाँ था? फाइनल मोमेंटम बॉडी 2 का ये रहा और बॉडी 1 का फाइनल मोमेंटम ये रहा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा m2v2 माइनस m2u2 डिवाइडेड बाय t। तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आई है। कौन सी फोर्स स्टूडेंट? जो कि बॉडी 1 ने लगाई है बॉडी 2 पे। तो उसको मैं बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, F1 अप्लाई ऑन 2, फोर्स 1 अप्लाइड ऑन 2। अब हम निकालेंगे फोर्स 2 अप्लाइड ऑन 1। अच्छा, यहाँ माइनस लगाना मैं भूल गया था, क्योंकि पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी पे जब फोर्स लगाई वो तो हो गया हमारे पास एक्शन, और दूसरी बॉडी ने जब पहली बॉडी पे फोर्स लगाई वो हो गया रिएक्शन। और आपको पता है रिएक्शन का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लग गया। अब दोबारा हम कंसिडर करेंगे किसको? तो यहाँ लिखेंगे कंसिडर बॉडी 1, ठीक है। अब बॉडी 1 के लिए दोबारा वही फॉर्मूला यूज करेंगे, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टी। अच्छा, अब किस बॉडी की बात हो रही है? पहली बॉडी की बात हो रही है। तो पहली बॉडी का फाइनल मोमेंटम क्या है? m1v1, तो ये हो जाएगा m1v1, और इनिशियल मोमेंटम क्या है इसी बॉडी का? m1u1, तो ये हो जाएगा t, और यहाँ चल रहा है फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी 2 ऑन 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास, दो फॉर्मूलाज आ गए, दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। एक वैल्यू ये रही, एक वैल्यू ये रही, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तक। अच्छा जी, अब क्या करें? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ अभी आपको बताया था कुछ देर पहले। क्या होता है कि पहली बॉडी जो फोर्स लगाएगी दूसरी बॉडी पे वो बराबर होगी दूसरी बॉडी जो फोर्स लगाएगी किस पे? पहली बॉडी पे। अब रिएक्शन होने की वजह से यहाँ माइनस लगा देंगे हम, और ये एरो लगा दें क्योंकि फोर्स वेक्टर है। अच्छा, F1 ऑन 2 क्या फॉर्मूला हमारे पास आया था? वो आया था m2v2 माइनस m2u2 डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज लगा दिया ब्रैकेट में F2/1। क्या आया? ये आया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अब t से t से कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो t कैंसिल्स विद दिस t, तो हमारे पास बचा m2v2 माइनस m2u2 इज इक्वल्स टू, माइनस से ब्रैकेट खोलें तो ये हो जाएगा माइनस m1v1 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया m1u1, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें? तो m2u2 एज इट इज रहा, ठीक है, सॉरी m2v2 एज इट इज रहा। यहाँ m1v1 माइनस हो रहा था, लेफ्ट पे आके प्लस हो गया, तो ये बन गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पहले से कौन मौजूद था? m1u1 मौजूद था, m2u2 यहाँ माइनस हो रहा था, वहाँ जाके प्लस हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप अरेंज कर लें, तरतीब से लिख लें, तो फाइनल हमारे पास फॉर्मूला बनेगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला बना है, दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको रीड कैसे करेंगे? देखें, ये बॉडी ए का मोमेंटम है, ठीक है, ये बॉडी बी का मोमेंटम है टकराने से पहले, ये बॉडी ए का मोमेंटम है टकराने के बाद, ये बॉडी बी का मोमेंटम है टकराने के बाद। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि टोटल मोमेंटम, ठीक है, बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले दोनों का मोमेंटम, इसको सम करें तो वो मोमेंटम बराबर होगा किसके? इन दोनों के फाइनल मोमेंटम के, टकराने के बाद वाले मोमेंटम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।